इस सवाल में बस अपने को पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है, कहाँ कहाँ पे संभावना है कि फलन अपना असतत हो जाएगा। चलिए भाई, फंक्शन अपने पास है। सबसे पहले तो हम लोग ना एंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। एंड पॉइंट्स के अंदर अगर देखें तो ये तो ओपन इंटरवल है, तो वन पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है अपने को। अच्छा, और यहाँ पे अपने को इस पर चेक करने की ज़रूरत जाएगा। अच्छा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वन पर भी अपने को आर एच एल तो चेक करना पड़ेगा, मतलब वो इसलिए वन को इंक्लूड कर रखा है उसने, उसको मिला के 9 पॉइंट जा रहा होगा। ऐसे समझना कि अगर वन की बात करें तो वन के लिए लिमिट चेक तो करना ही पड़ेगा। कौन सा चेक करना पड़ेगा? वन के लिए अपने को आर एच एल चेक करना पड़ेगा और एफ ऑफ वन चेक करना पड़ेगा, तो इसलिए उसको अपन कंसीडर्स के अंदर कर रखे हैं, ये ऐसा जा रहा है। तो यहाँ से अपने पास उसको मिला के 9 ही जा रहे होंगे, तो x इक्वल्स टू एक 1 आ रहा है और एक अपने पास 3.5 आ रहा है। मतलब ऐसा है कि वन पे कंप्लीट लिमिट नहीं चेक करना, एल एच एल आर एच एल और वैल्यू, लेकिन आर एच एल और वैल्यू तो अपने को चेक करना ही है, तो इस वजह से इसको एंड पॉइंट को भी कंसीडर करा है और ये अपने पास 1 एंड 3.5 आ गया। दूसरा अपने पास यहाँ से जा रहा है जहाँ पे इसकी डेफिनेशन बदल रही है। डेफिनेशन यहाँ पे बदल रही है 3 पर, तो x इक्वल्स टू 3 अपने पास एक वैल्यू आ गई। फिर थर्ड हम लोग बात कर लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो उन सारी वैल्यूज पर ये डिसकंटिन्यूस होगा जहां पे इसके अंदर जो लिखा हुआ है यानी कि ln x ये बिलोंग कर ले इंटीजर को। अब इसको थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं कि इंटीजर कब जाएगा। अगर ऐसा है तो यहाँ से x कहाँ से कहाँ तक है ये देख लेते हैं एक बार। ये ऐसा होने पर अगर ऐसा होगा तो मैं इस पर लिख लेता हूँ क्लियर और भी। हाँ भाई, ये कब डिसकंटिन्यूस होगा? जब ln x यानी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिखा हुआ है वो इंटीजर आ जाए। अब ये कब इंटीजर आएगा वो हम लोग यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब ये कब इंटीजर आ रहा है ये चेक कर लेते हैं पॉइंट्स के लिए। तो एक तो अपने पास पहले तो x चेक करें, x कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। x अपने पास कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 से लेकर 3, 3 अपने पास क्लोज इंटरवल में और 1 अपने पास ओपन इंटरवल में। अगर ऐसा है तो ln ऑफ x कहाँ से कहाँ तक जाएगा वो चेक कर ले। तो ये जाएगा ln1। अच्छा, ln1 कितना होता है? 0, और ln3 अपने पास जाएगा। ठीक बात, ये अपने पास कुछ ऐसा आ गया। अब ln3 कितना होगा वो चेक कर ले। तो ln3 कितना जाता है? लगभग ln3 कितना जा रहा होगा? मैं यार रफ पे आ जाता हूँ। अगर मैं ln ऑफ e की बात करता हूँ तो ln e कितना होता है? 1। ln e कितना होता है? 1। अगर मैं यहाँ ln ऑफ e स्क्वायर की बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू ln ऑफ e, और ये कितना हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत है इसके अंदर? अच्छा, अगर मैं 3 की वैल्यू की बात करता हूं तो 3 का जो वैल्यू होगा वो e स्क्वायर और e के बीच में लाई करेगा। e स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? 4 पॉइंट समथिंग जा रहा होगा, और बल्कि 5 पॉइंट समथिंग जा रहा होगा। e का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग जा रहा है, तो 3 का वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब ln ऑफ 3 का वैल्यू ln ऑफ e स्क्वायर और ln ऑफ e के बीच में आएगा। इसका मतलब ln ऑफ 3 का वैल्यू e स्क्वायर मतलब 2 और यहां से 1 इसके बीच में आएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर? यानी कि ln 3 का वैल्यू कितना जा रहा होगा? 1 पॉइंट समथिंग जा रहा होगा। अगर ऐसा है तो इसका वैल्यू अपने को समझ आ रहा है कि ln x का वैल्यू 0 से लेकर 1 पॉइंट कुछ वैल्यू यहां तक जा रहा होगा। अगर यहां तक जा रहा है तो इन दोनों के बीच में इंटीजर ढूंढना है। तो इन दोनों के बीच में इंटीजर कितना जा रहा है? केवल एक वैल्यू जा रहा है। कौन जा रहा है? 1। तो यहां से इसके अंदर जो इंटीजर अपने पास आ रहा है वो केवल एक आ रहा है, 1। यानी कि अपने को यहां से ln x का वैल्यू 1 आइडेंटिफाई करना है, और वो कब आएगा? जब x का वैल्यू e हो जाए। क्या ये बात समझ आए? तो अपने को ln के लिए यहां से पता चला सिर्फ एक पॉइंट निकल के आ रहा है सॉरी, निकल के आ रहा है जिसके लिए ये इंटीजर जा रहा है। बात समझ आ गया? जिसके लिए डिसकंटिन्यूस हो सकता है या डिसकंटिन्यूटी हमने चेक करनी पड़ेगी। ठीक बात। तो ये अपने पास इसका जो भी रीजन था वो यहाँ पे हमने लिख लिया। चलिए, इसके अलावा अब अगला पॉइंट क्या बना अपने पास? अगला क्या चेक करें? सिग्नम। अब सिग्नम चेक करें तो सिग्नम से पहले हम लोग एक काम करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चेक कर लेते हैं, अंदर वो भी तो आ रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर या सिग्नम के लिए चेक करते हैं, चलो। सिग्नम के लिए क्या जाएगा कि सिग्नम के अंदर जो वैल्यू अपने पास है वो 0 कब आता है? सिग्नम के अंदर के लिए अपने पास आ गया ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x माइनस 1/2 इक्वल्स 0।
तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1/2 का वैल्यू 0 जाएगा, तो उस केस के अंदर सिग्नम उसको डिसकंटिन्यूस बना देगा। अब ये कब जाएगा 0, वो अपन चेक कर लें। तो ये 0 कब जाता है अपने पास, ये 0 जाएगा जब x माइनस 1/2 किसको बिलोंग करे, इंटीजर को, क्योंकि जब जब ये इंटीजर जाएगा तब तक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन उसको 0 बना देगा। अब ये 0 इंटीजर कब जा रहा है वो चेक कर लें। तो x का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है अपने पास, 1 से लेकर 3। तो जब x का वैल्यू अपने पास 1 से लेकर 3 1 से लेकर 3 जाना है, और ये क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट, ये अपने को पता है, ये गिवन है। अगर ऐसा है तो x माइनस 1/2 कहां से कहां तक जाएगा वो चेक कर ले। तो दोनों में से 1/2 माइनस कर दे, तो ये 1/2 और ये अपने पास में आ जाएगा 5/2, कुछ ऐसा ही जा रहा है। अब यहां से यहां तक देख लो कि इंटीजर कब कब है। तो इसके बीच में इंटीजर कौन कौन से जा रहे हैं, तो इसके बीच में इंटीजर अपने पास मिल रहे हैं, एक तो 1 और एक मिल रहा है 2। ये आ गया 0.5, वो आ गया 2.5। दोनों के बीच में दो इंटीजर कौन कौन से, एक 1 और 2, यानी कि x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1 एंड 2। इसको सिंप्लीफाई कर लें। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू अपने पास आएगा, इसको सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू क्या जा रहा है अपने पास 3/2, और एक वैल्यू क्या जा रहा है 5/2। तो ये दो पॉइंट अपने पास अलग से आ गए। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं, ठीक। चलिए भाई, अब सिग्नम के बाद क्या आ गया अपने पास, अच्छा अंदर अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है उसको चेक करने की जरूरत होगी क्या, अभी नहीं होगी, क्योंकि वो तो अपने पास इसके अंदर आ चुका जब इंटीजर हो जा रहा था। चलिए नेक्स्ट अपने पास बचा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बाहर वाला, यानी कि कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर वाला। ये वाला बात हो रही है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी बात हो रही है। अच्छा ये कब डिसकंटिन्यूअस होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा अपने पास if x स्क्वायर बिलोंग्स टू इंटीजर। अब x स्क्वायर कब कब इंटीजर जाएगा वो चेक कर लें। अब इसके सॉल्यूशन की बात करें तो x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 3 से लेकर 3.5, ये इंक्लूडिंग ये एक्सक्लूडिंग। अगर ऐसा है तो x स्क्वायर कहां से कहां तक आएगा वो चेक कर लें। तो 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 12.25 इंक्लूडिंग, ये जा रहा है। अगर ऐसा जा रहा है तो यहां पे ढूंढ लो कि इंटीजर कौन कौन से जा रहे हैं। तो यहां पे इंटीजर 9 तो इंक्लूडिंग नहीं है, तो 10 से शुरू हुआ, तो 10, 11 और 12 यही आ रहा है। अच्छा ये किसकी वैल्यू आ रही है, एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर 10, 11 और 12। अगर ऐसा है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, √10, √11 और √12। तो ये एक्स की 3 और वैल्यूज यहां से आ गई, बात समझ आ गया। तो फाइनल जो वैल्यूज अपने पास आ रही है, तो यहां से फाइनल all possible points of discontinuity, ये क्या जा रहा है, x इक्वल्स टू, अब सारी वैल्यू लिख लेते हैं। तो x इक्वल टू 1, 3.5, वो तो दो वैल्यू वहां से आ गई, फिर एक वैल्यू आ गई 3, फिर अपने पास x का वैल्यू आ रहा है e, फिर एक वैल्यू अपने पास यहां से आ रहा है 3/2 और 5/2, फिर अपने पास यहां से वैल्यू आ रही है √10, √11 एंड √12। कितनी आ रही टोटल, 1 2 3 4 5 9 आ गई, बस ठीक है। तो ये अपने पास जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इस फंक्शन के लिए आ रहा है। नहीं, वन डोमेन में जब नहीं है तो हमने एक बार जब लिखा है अभी कि फंक्शन का इंटरवल ओपन इंटरवल में कैसे चेक करते हैं। तो ओपन इंटरवल में हमने क्या बात करा कि अंदर की सारी वैल्यूज पहले चेक करना पड़ेगा। अच्छा समझ गया, ये तो अपने पास क्लोज इंटरवल वाली बात चल रही, समझ। ठीक है, नोट करिए एक बार f(1) और उसको चेक करेंगे जब वो क्लोज इंटरवल में होता, और ये ओपन इंटरवल। ठीक बोल रहे हैं, यहाँ पे अपने पास क्लोज इंटरवल नहीं दे रखा, क्लोज इंटरवल नहीं दे रखा, इसलिए अपने पास 1 यहाँ से हट जाएगा, देख लीजिएगा। तो ये 8 ही पॉइंट अपने पास जा रहे होंगे। चलिए डन भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नहीं क्या लिखा आपने, नहीं ये तो हो गया। लास्ट टॉपिक अपने बचा है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लास्ट टॉपिक लिखना टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, असततता के प्रकार। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, असततता के प्रकार। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, असततता के प्रकार। अब डिसकंटिन्यूटी के बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है। टाइप 1 टाइप 2 से भी बोलते हैं उसका नाम।
टाइप वन का मतलब होता है रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और टाइप टू होता है नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यानी कि रिमूवेबल नॉन रिमूवेबल मतलब ऐसे काम करता है ये कि जिसे हटाया जा सके और न हटाया जा सके, और इसके जो नाम अपने पास होते हैं ये होते हैं विस्थापनीय और अविस्थापनीय। विस्थापनीय प्रकार की असततता और अविस्थापनीय प्रकार की असततता। अब नाम से पता चल रहा है रिमूवेबल यानी कि विस्थापनीय, यानी कि एक ऐसा डिसकंटिन्यूटी जिसे हटाया जा सके, यानी कि ऐसा पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का जिस पॉइंट पर फंक्शन को वापस से कंटिन्यूस बनाया जा सके। तो जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज करके या फंक्शन को थोड़ा रीडिफाइन करके अगर फंक्शन को हम कंटिन्यूस बना सकते हैं तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं टाइप वन का डिसकंटिन्यूटी, यानी कि रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि विस्थापनीय प्रकार की असततता। बात समझ आता है। दूसरा अपने पास होता है जो होता है नॉन रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल मतलब अविस्थापनीय, अविस्थापनीय मतलब टाइप टू। तो टाइप टू की कौन सी डिसकंटिन्यूटी हुई, तो नाम से पता चल रहा है नॉन रिमूवेबल, यानी कि ऐसी डिसकंटिन्यूटी है जिसमें हम फंक्शन के अंदर बेसिक या माइनर चेंजेस से या फंक्शन को थोड़ा सा हम लोग रीडिफाइन करके फंक्शन को वापस कंटिन्यूस नहीं बना पा रहे। तो अगर ऐसा होगा तो उसको टाइप टू या नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। बात समझ आ गया। अब इनमें भी दो दो तीन तीन टाइप होते हैं, तो पहले तो एक बार समझ लेते हैं कि रिमूवेबल टाइप का डिसकंटिन्यूटी कौन सा हो रहा है और नॉन रिमूवेबल टाइप का डिसकंटिन्यूटी कौन सा हो रहा है। सिंपल सा ऐसा समझना कि अगर हमारे पास में कोई ऐसा फंक्शन है जहां पे हम फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दें, हल्का सा डेफिनेशन में चेंज करके या उसको रीडिफाइन करके कंटिन्यूस बना सके, ऐसा कैसे फंक्शन होगा, वो फंक्शन जहां पे फंक्शन का हमने लिमिट निकाला किसी भी फंक्शन एफ एक्स का और लिमिट निकाला x टेंडिंग टू a के लिए, और मान लेते हैं कि इसका वैल्यू मेरे पास k आ गया, मतलब हमारे पास लिमिट का वैल्यू आ गया और इसके बाद भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, यानी कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो उसको बोला जाता है रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस अगर हो रहा है तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं, उसकी दो पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी तो क्या करें कि फंक्शन का यानी कि एफ ऑफ ए, इसी केस की बात करूं तो अगर ऐसा होने के बाद फंक्शन कब डिसकंटिन्यूअस होगा, दो केसेस में। दो केसेस कौन सा हो सकता है कि या तो यहां से एफ ऑफ ए अपने पास नॉट डिफाइंड हो, या दूसरा पॉसिबिलिटी है कि एफ ऑफ ए डिफाइंड तो हो लेकिन उसका वैल्यू के नहीं आ रहा हो। बात समझ आया। तो याद लिमिट के एग्जिस्ट करने के बाद भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, इसकी दो पॉसिबिलिटी होती है। पहला कि फंक्शन उस वैल्यू के लिए नॉट डिफाइंड है, यानी कि ये वाला, क्योंकि यहां से आप चेक करो तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करे, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस हो गया। दूसरा फंक्शन की लिमिट डिफाइंड है, जैसे मान लिया हमने कि यहाँ पे एफ ऑफ ए का वैल्यू कुछ मेरे पास एल आ रहा है लेकिन जो एल आ रहा है वो के बराबर नहीं है, तो वैल्यू भी डिफाइंड है लिमिट भी डिफाइंड है लेकिन दोनों आपस में अलग अलग हो गए। इसका मतलब यही बोलना चाह रहा है, इसका मतलब हो गया लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू ए नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। तो दो टाइप के अपने पास यहाँ पे दो इसके अंदर भी फर्दर दो टाइप्स आते हैं, और ये वाला जो केस होता है इसको बोला जाता है रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब रिमूवेबल टाइप में भी दो टाइप हो गए, एक ये और एक ये। इसको बोला जाता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्यों, क्योंकि यहां पर वैल्यू अपने पास मिस है, हमको पता ही नहीं किसकी जगह क्या आएगा, तो नहीं दे रखा यानी कि वहां पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है, तो इसको बोला जाता है टाइप वन में भी मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और इसके अंदर अपने पास जो आता है, इसके अंदर ये जो पॉइंट आ गया इसके अंदर क्या हो गया कि वैल्यू तो मिसिंग है, वैल्यू तो है अपने पास, ये आ गई इसकी वैल्यू एल आ रही है लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है, और इसको कुछ एक टाइप बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो मतलब जहां पर वैल्यू है लिमिट भी है लेकिन दोनों आपस में नॉट इक्वल है, इसको आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। हिंदी की टर्म्स अभी लिखवा देंगे अपन, होता है ये टाइप है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को है तो बताओ, क्लियर बात। अब यहां पे फंक्शन को कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं, जैसे अगर मेरे पास ये फंक्शन आया, जैसे माना ये कैसा आया होगा, ये फंक्शन आया यहां पे टूटा और यहां से ग्राफ ऐसे चला गया, ये वैल्यू मेरे पास एल है, ये वैल्यू मेरे पास ए है। अब मैं एक्सटेंडिंग टू ए की बात करता हूं तो यहां पे लिमिट का वैल्यू कितना जाएगा एल,
लिमिट का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा अभी के लिए, नॉट डिफाइंड, या तो नॉट डिफाइंड, अगर ये फंक्शन यहाँ पे ऐसे जाता और ये मेरे पास m होता तो अब एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना जाता, m, बात समझ आ गया। तो अब ये फंक्शन जो अपने पास जा रहा है इसको बोला जाएगा रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर ये दे रखा है तब तो आइसोलेटेड, और अगर ये ना दे रखा होता सिर्फ मिसिंग होता तो पहला वाला यानी कि मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब इसको कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे, इसमें फंक्शन में चेंज कर दें, जैसे यहां से एफ ऑफ ए को हम लोग डिफाइन कर देंगे एल के बराबर। अगर एफ ऑफ ए को एल के बराबर कर दिया तो ये पॉइंट यहां से हट के वापस इधर चला जाएगा, और इधर चला जाएगा तो फंक्शन वापस से कंटिन्यूअस हो जाएगा। बात समझ आएगा। तो फंक्शन को थोड़ा रीडिफाइन करके जहां पे कंटिन्यूअस बनाया जा सके उसको बोला जाता है रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जो टाइप 1 के अंदर अपने पास जाता है, जिसके दो टाइप होते हैं। अच्छा, ये कब हुआ, जब लिमिट डिफाइंड हुई और वैल्यू के बारे में पता नहीं। अब वैल्यू के बारे में दो केसेस बने, या तो वैल्यू नॉट डिफाइंड है या वैल्यू डिफाइंड है लेकिन लिमिट से अलग है। नॉट डिफाइंड पे मिसिंग पॉइंट और अलग होने के ऊपर आइसोलेटेड पॉइंट। बात समझ आया, अरे हाँ या ना, ठीक है, एक बार इसको लिख लेते हैं। चलिए भाई, लिखो इसके अंदर हमने लिखा टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में पहला लिखो रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक बार इंग्लिश में लिख लेते हैं फिर हिंदी में लिखते हैं, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और इसी के ब्रैकेट में लिख लेना डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 1। डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 1, हाँ मतलब ये नाम है इसका प्रॉपर। जैसे कई बार क्वेश्चन में ऑप्शन में देगा कि रिमूवेबल, और कई बार ऑप्शन में देता है टाइप 1 या टाइप 2 का डिसकंटिन्यूटी। ठीक, तो हमने लिखा रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और इसके अंदर लिखा टाइप 1। इसमें लिखना फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस such that function fx is discontinuous such that it can be made continuous, such that it can be made continuous by redefining the function. By redefining the function, by redefining the function। ठीक बात, इसी में लिख रहा that is limit of fx x tending to a, limit of fx x tending to a exist, limit of fx x tending to a exist, but function is discontinuous, but function is discontinuous, then f is said to be discontinuous of type 1, then f is said to be discontinuous of type 1। ठीक है, इसमें पहला लिख लो डिसकंटिन्यूअस ऑफ टाइप 1, इसमें पहला लिखो। हाँ, ये जो हमने पहला लिखा पहले का भी सब पार्ट है। नहीं नहीं, टाइप 1 तो हो गया, अब टाइप 1 के भी दो फर्दर सब पार्ट है, वो मैं लिखवा रहा हूँ। उसका सब पार्ट में पहला लिखना मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इसमें लिखना if fx if limit of fx x tending to a, if limit of fx x tending to a exist but f of a not defined, but f of a not defined। ठीक, इसमें दूसरा पार्ट लिखना isolated point discontinuity, isolated point discontinuity, isolated point discontinuity। इसमें लिखना if limit of fx x tending to a exist, limit of fx x tending to a exist, f of a exist, f of a exist,
but limit of fx x tending to a, but limit of fx x tending to a not equals f of a. चलिए नेक्स्ट लिखो, हिंदी में लिखो। पहला, विस्थापनीय प्रकार की असततता, इसमें लिख लेना टाइप 1, ध्यान रहेगा टाइप 1। देखो इसके अंदर यदि फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर असतत हो, यदि फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर असतत हो तथा फलन की परिभाषा में, तथा फलन की परिभाषा में बदलाव से, तथा फलन की परिभाषा में बदलाव से उसे सतत बनाए जा सके, तथा फलन की परिभाषा में बदलाव से उसे सतत बनाया जा सके, तो उसे विस्थापनीय प्रकार की असततता बोलते हैं। उसे विस्थापनीय प्रकार की असततता, विस्थापनीय प्रकार की असततता बोलते हैं। अर्थात लिखना इसमें, अर्थात लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए विद्यमान हो, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए विद्यमान हो तथा तब भी फलन असतत हो, तथा तब भी फलन असतत हो। ठीक, इसमें भी पहला पॉइंट लिखो, विलुप्त बिंदु असतत, विलुप्त बिंदु असततता, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, यानी कि विलुप्त बिंदु असततता। सिंपल इसमें लिख लेना, इफ एफ ऑफ लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू ए विद्यमान हो, विलुप्त बिंदु असततता यानी कि मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, इसमें लिख लेना यदि लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू ए, यदि लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू ए विद्यमान हो तथा एफ ऑफ ए परिभाषित नहीं हो, तथा एफ ऑफ ए परिभाषित नहीं हो, लिमिट परिभाषित हो, विद्यमान हो तथा लिमिट वैल्यू जो है वो विद्यमान परिभाषित नहीं हो। दूसरा लिखना है इसके अंदर विलगित असततता, विलगित असततता, आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी या आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, विलगित असततता, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इसमें लिखना यदि लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए विद्यमान हो, एफ ऑफ ए भी परिभाषित हो, किंतु लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए नॉट इक्वल्स एफ ऑफ ए हो, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए नॉट इक्वल्स टू एफ ए हो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें, कुछ रिपीट करना है? समझ आ गया? सीधा सा अगर हमको ये पूछा गया है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी में भी ये चेक करना है कि वो डिसकंटिन्यूअस जो है वो किस टाइप का है, तो हमने क्या करा, उसका लिमिट चेक करा। अगर उसका लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है और उसके बाद भी डिसकंटिन्यूअस जा रहा है, मतलब वो टाइप 1 का है। टाइप 1 में भी फर्दर पूछा है तो हमने उसका वैल्यू निकाला। अगर वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जा रहा है या नॉट डिफाइंड हो जा रहा है, इसका मतलब मिसिंग पॉइंट यानी कि विलुप्त बिंदु। और अगर वैल्यू निकला लेकिन लिमिट से अलग आ गया, इसका मतलब समझ आ रहा है आइसोलेटेड पॉइंट है ना, यानी कि विलगित प्रकार की असततता। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? चलिए नेक्स्ट अपने पास जाता है, लिखो सेकंड, टाइप 2। टाइप 2 यानी कि नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, टाइप 2 यानी कि नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, अविस्थापनीय प्रकार की असततता, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी यानी कि अविस्थापनीय प्रकार की असततता। चलिए समझ लेते हैं एक बार। अब ये कब जाएगा, टाइप 2 कब जाएगा? जब फंक्शन का लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ना करे। मतलब हमने यहाँ से क्या करा कि हमें एफ ऑफ एक्स के लिए चेक करना है किसी वैल्यू एक्स टेंडिंग टू ए के लिए, तो हमने यहाँ से लिमिट फाइंड करा एफ ऑफ एक्स का और उसी वैल्यू एक्स टेंडिंग टू ए के लिए चेक करा, और चेक करके जो रिजल्ट अपने पास आया वो अपने पास आ गया डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि विद्यमान नहीं है। अगर ऐसा होगा तो ये टाइप 2 का डिसकंटिन्यूटी जाएगा।
अब टाइप 2 के डिसकंटिन्यूटी में भी अपने पास 3 पॉसिबिलिटीज आती हैं। अभी 3 पॉसिबिलिटीज क्या जा रही है उसको चेक कर लें। अब क्या क्या जाएगा भाई, एक तो अपने पास पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमने यहां से लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए माइनस इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, जब निकाला तो ये नॉट इक्वल आ गए। ठीक बात, यानी कि a माइनस ए प्लस दोनों अलग अलग आ रहा है, मतलब LHL RHL दोनों अलग अलग आ रहा है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी अपने पास हो सकता है कि लिमिट f ऑफ x x टेंडिंग टू a माइनस और लिमिट ऑफ f x x टेंडिंग टू a प्लस, दोनों में से कोई एक अपने पास इनफाइनाइट आ जाए। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि यहां पे क्या था, ये दोनों फाइनाइट थे लेकिन दोनों का वैल्यू अलग अलग जा रहा है। यहां पे क्या आ रहा है कि दोनों में से कोई एक या दोनों इनफाइनाइट चले गए। और तीसरा अपने पास पॉसिबिलिटी है कि जहां पे क्या हो रहा है कि लिमिट जब हम निकाल रहे हैं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा, रेंज आ रहा है। रेंज कैसे आ रहा है, जैसे हम लोग अगर यहां से एक वैल्यू निकालें कि अगर मैं बात करता हूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू, मैं सीधे एग्जांपल से लिख रहा हूं उसके लिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और यहां पे साइन ऑफ 1/x की बात करें। अब इसकी बात करें तो x 0 को टेंड कर रहा है तो साइन 1/x कहां टेंड करेगा, इनफाइनाइट पे। साइन इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड भी नहीं है। साइन इनफाइनाइट का वैल्यू तो फाइनाइट वैल्यू आएगा ना। अब वो लेकिन फाइनाइट वैल्यू कहां से कहां तक आएगा, -1 से 1। यहां पे मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाऊंगा, तो जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पा रहा तो यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ देखूंगा तो इसका ग्राफ जो है, अगर मैं बहुत उसको वैसे करके चेक करूंगा तो ऐसे करके जा रहा होगा कुछ, बात समझ आ रहा है। तो ये अपने पास तीसरा पॉसिबिलिटी, जहां पे लिमिट जो है वो LHL RHL नॉट इक्वल वाला केस भी नहीं आ रहा, वहां पर फाइनाइट इनफाइनाइट वाला केस भी नहीं आ रहा, लेकिन वहां पे अपने पास लिमिट निकल भी नहीं पा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दोलनीय प्रकार की असततता। तो ये अपने पास तीसरा हो गया। तो इधर 3 पॉसिबिलिटी अपने पास बनी, लिमिट के एग्जिस्ट नहीं करने की वजह से फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने की। वापस फंक्शन में x टेंडिंग टू a के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने की वजह से, डिसकंटिन्यूअस होने की 3 पॉसिबिलिटी बनी। पहली पॉसिबिलिटी बनी कि LHL RHL दोनों फाइनाइट परिमित संख्या लेकिन नॉट इक्वल। दूसरा हो गया कि दोनों में से कोई एक या दोनों इनफाइनाइट या अपरिमित संख्या चले गया। और तीसरा अपने पास बना कि फंक्शन का जो लिमिट का जो वैल्यू आ रहा है वो अपने पास किसी रेंज के अंदर आ रहा है। इन तीनों के लिए अपने पास इसको फर्दर 3 टाइप में ब्रेक कर देते हैं। इसको बोलते हैं फाइनाइट, नाम से पता चल रहा है दोनों फाइनाइट है लेकिन अलग अलग है, तो इसको बोला फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, परिमित असततता, परिमित प्रकार की असततता। ये हो गया अपने पास दोनों में से एक इनफाइनाइट या दोनों इनफाइनाइट जा रहे हैं, तो हो गया ये अपने पास इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अपरिमित प्रकार की असततता। और ये अपने पास हो गया ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जिसको बोला था दोलनीय प्रकार की असततता। इनमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। x 0 जा रहा है, 1/x इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। चलिए इसमें कोई कंफ्यूजन, तो ये अपने पास क्या जा रहा है, रेंज के अंदर जा रहा होगा -1 से 1। अगर इसका वैल्यू पूछा जाता है तो इसका वैल्यू जाएगा -1 से लेकर 1, क्या जाएगा वो हमको नहीं पता है। ठीक बात, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, ठीक बात। तो हमने क्या लिखा, शायद लिखा टाइप 2 नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पहले तो इसके अंदर लिखो इफ लिमिट ऑफ fx x टेंडिंग टू a डज नॉट एग्जिस्ट, if limit of fx x tending to a does not exist। इसमें लिखो एक लाइन और अगले पॉइंट पे, if function cannot be converted into continuous function by redefining it then it is said to be non-removable type of discontinuity। अब इसमें लिखो इसका पहला सब पार्ट फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, पहला पार्ट लिखो फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। इसमें लिखना if LHL and RHL are finite but LHL not equals RHL। अगला लिखना infinite type discontinuity। इसमें लिखना if LHL और RHL if LHL और RHL is infinite। और लास्ट oscillatory type discontinuity, oscillatory type discontinuity, result of limit of fx x tending to a, if limit of fx x tending to
A obtained in range is obtained in range. एग्जाम्पल ये लिख लेना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 1/x। ठीक, हिंदी में लिखो। हमने क्या लिखा, टाइप 2 या अविस्थापनीय प्रकार की असततता। इसमें लिखो यदि fx x बराबर a पर असतत हो, यदि फलन fx x बराबर a पर असतत हो तथा इसे x बराबर a के लिए पुनः परिभाषित करके सतत न बनाया जा सके, तथा इसे x बराबर a के लिए पुनः परिभाषित करके सतत न बनाया जा सके, अर्थात लिमिट ऑफ fx एक्सटेंडिंग टू a डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब विद्यमान न हो। लिमिट ऑफ fx एक्सटेंडिंग टू a विद्यमान न हो। इसमें लिख लेना पहला, परिमित प्रकार की असततता, परिमित प्रकार की असततता। इसमें लिखना यदि LHL व RHL परिमित संख्या हो, यदि LHL व RHL परिमित संख्या हो किंतु LHL नॉट इक्वल्स RHL हो, किंतु LHL नॉट इक्वल्स RHL हो। ठीक बात। अगला लिखना इसके अंदर अपरिमित प्रकार की असततता, अपरिमित प्रकार की असततता। यदि LHL व RHL में से कोई भी अपरिमित हो, यदि LHL व RHL में से कोई भी अपरिमित हो, यदि LHL व RHL में से कोई भी अपरिमित हो। बस लिख लेना तुलनीय प्रकार की असततता। यदि लिमिट ऑफ fx का मान x बराबर, मतलब यदि लिमिट ऑफ fx एक्सटेंडिंग टू a का मान क्या बोले, रेंज में है, परिसर में है, क्या बोले जाए, का मान परिसर में आए। उदाहरण ये लिख लेना साइन वाला, हाँ परिसर अंतराल में आए, करेक्ट बोल रहे हैं ना, अंतराल में आए, बल्कि तो बोले अंतराल में आए। यदि लिमिट ऑफ fx एक्सटेंडिंग टू a का मान अंतराल में आए। और एग्जाम्पल लिख लेना इसका, चलिए कोई कंफ्यूजन इसके अंदर। x बराबर 0 पे चेक करना है इसका कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, और डिसकंटिन्यूस है तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी। सवाल कर लो सर। हो गया दोनों? हाँ बेटा, अच्छा फिनिश हो गए दोनों। फर्स्ट वाले का कैंसर आ रहा है, विस्थापनी पर, विस्थापनी में भी कौन सा है, बिल्कुल। और मनीष दूसरे वाले का क्या आ रहा है, दूसरे वाले का दूसरा नहीं। चलिए बोर्ड पे एक बार देख लेते हैं। पहला सवाल बोल रहा है x बराबर 0 पे अपने को चेक करना है इस फंक्शन के लिए जो भी रिजल्ट है। अब रिजल्ट चेक करना है तो क्या करें, लिमिट चेक कर ले पहले। तो लिमिट चेक करते पता चलेगा कि टाइप 1 है या टाइप 2 है। पहला स्टेप तो यही आएगा कि हम लोग यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 और e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1 पर चेक करें। अगर ऐसा चेक करें तो ये क्या करें, अगर यहाँ से चेक करें तो ये फॉर्म अपने पास e टू द पावर इन्फाइनेट अपॉन e टू द पावर इन्फाइनेट, मतलब ये इन्फाइनेट बाय इन्फाइनेट वाला फॉर्म जा रहा है। अगर इन्फाइनेट बाय इन्फाइनेट जा रहा है तो या तो लॉपिटल लगा लें इस पर, है ना, या फॉर्म बना दें, जैसा समझ आए, कॉमन लेके कर लें, है ना, कैसे भी कंफर्टेबल वैसे करें। एक काम करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। डिफरेंशिएशन से लेकिन फ़ायदा हो जाएगा, 1 1 हट जाएगा, यहाँ से जाएगा लॉपिटल लगाएं तो ये x टेंडिंग टू 0, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x, मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, e टू द पावर 1 अपॉन x का। तो e टू द पावर 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 1 अपॉन x,
e टू द पावर 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन। ये अपने पास कितना आ जाएगा, e टू द पावर 1 अपॉन एक्स इंटू के अंदर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक बात है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा जा रहा है। सॉल्व करेंगे तो शायद इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करने के बाद तो ये 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो टाइप 1 जा रहा है। सही जा रहा है कि गलत जा रहा है भाई? किसी का टाइप 2 आ रहा है क्या ये? बताओ भाई, किसी का टाइप 2 आ रहा हो, कुछ गलती जा रही है उसमें? एक 0 जा रहा है, 1/0 इनफिनिट, कुछ गलती जा रही है इसमें? क्या आ रहा है उससे आंसर बताओ। -1 और 1 आएगा। इसमें टाइप 2 आएगा है ना। क्या मिस्टेक हो रही है वो देखो भाई, इसमें क्या गलती जा रही है। हाँ वो तो समझ गया, लेकिन इसमें तो आ रहा है बराबर, है ना। इसमें क्या मिस्टेक जा रहा है वो आइडेंटिफाई करें एक बार। कि ना इसका आंसर जो जाएगा वो ना टाइप 2 के अंदर जाएगा। टाइप 2 में जाएगा मतलब शायद लिमिट जो है वो डिफाइन नहीं आ रही होगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। अब क्या चैलेंज आ रहा है इसके अंदर वो एक बार करेक्ट करो भाई। आंसर आ रहा है इनफिनिट बाय इनफिनिट। LHL RHL अगर अलग अलग निकाल रहे हैं तो इसका आंसर 1 और -1 आ रहा है। तो 1 -1 आने की वजह से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट जा रही है और उसकी वजह से अपने पास जो रिजल्ट जा रहा होगा वो जा रहा है अविस्थापनीय, अविस्थापनीय यानी कि टाइप 2 नॉन रिमूवेबल। और उसके अंदर भी कौन सा गया, जब दोनों फाइनाइट जा रहे हैं मतलब फाइनाइट, तो ये टाइप 2 का फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रहा है। अब इसमें चैलेंज क्या आ रहा है कि इस जो अपन स्टेप कर रहे हैं, यानी कि इसमें अगर इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म बन रहा होता तो लॉपिटल लगा सकते थे और लॉपिटल लगाने से आंसर ये जा रहा है। तो इसमें हाँ बस इसमें यही जाएगा कि ये जो जा रहा होगा फंक्शन इस पॉइंट पर x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं जा रहा होगा, और डिफरेंशिएबल नहीं जा रहा होगा उसकी वजह से ये अपने पास जो जा रहा है ये अलग अलग चेक करना पड़ेगा। तो पढ़ेंगे अभी। और ये क्यों नहीं जा रहा, अगर अपन टू द पावर 1/x, ठीक है भाई समझना। देखो इसमें क्या जा रहा है कि ये फंक्शन जो x इक्वल टू 0 पर अपन चेक कर रहे हैं, तो इसका जो रिजल्ट अपने पास जा रहा है वो अलग अलग जाएगा, LHL और RHL, और इसकी वजह से टाइप 2 का बनेगा। और उसका कारण क्या जा रहा है कि इसमें गलती क्या जा रही है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। अब डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं वो ऑल्दो अभी पढ़ेंगे, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी भी ऐसे चेक की जाती है कि जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता हो तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल जाएगा, तो वहाँ पर भी अपने को लिमिट चेक करनी पड़ेगी। और ये LHD RHL अलग अलग चेक करके पता चलेगा। सवाल शुरू करने से पहले हमको क्या पता चल सकता है कि जनरली अपने पास जितने भी इन्फिनिट बाय इन्फिनिट वाली फॉर्म जाती है वो ऐसे जाती है कि माना x टेंडिंग टू a पर जा रहा है और x टेंडिंग टू a पर वो इन्फिनिट बाय इन्फिनिट बन रहा है, तो x टेंडिंग टू a प्लस पर वो ऐसा बन रहा होगा और a माइनस पर वो माइनस इन्फिनिट बाय इन्फिनिट या फिर इन्फिनिट बाय इन्फिनिटी बन रहा होगा। हमेशा ऐसा जाता है, कोई भी फंक्शन उठा लेना। इस सवाल में आप ध्यान से चेक करो, तो अगर x टेंडिंग टू 0 प्लस के लिए चेक करोगे तो 0 प्लस चेक करने पर ये क्या जाएगा, 0 प्लस 1/0, 1/0 कितना होता है इनफाइनाइट, e टू द पावर इनफाइनाइट कितना होता है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट -1 इनफाइनाइट और नीचे इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म बन गया। कब बना, जब मैं 0 प्लस पे चेक कर रहा हूँ, मैं 0 माइनस पे चेक करूँ, 0 माइनस पे चेक करूंगा तो ये 1/0 माइनस 1/0 माइनस कितना होता है माइनस इनफाइनाइट, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है 0, ठीक बात। तो ये आ गया 0,
और 0 -1, कितना आ गया ऊपर -1 और नीचे कितना आ गया +1, तो ये आंसर -1/1 यानी कि -1 के बराबर आ जा रहा है। बात समझ आए? तो इसमें RHL और AHL जो जाएगा मतलब सीधे इन्फिनिट बाय इन्फिनिट जा नहीं रहा है, एक में तो इन्फिनिट बाय इन्फिनिट आ रहा है और एक में सीधे -1 करके आ रहा है। तो LHL का वैल्यू तो निकल गया -1, RHL के लिए आप बस इन्फिनिट बाय इन्फिनिट निकालोगे और उससे जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। तो आपने ये कब करा, समझना एक बार वापस कि हम लोग लॉपिटल कब लगाते हैं, जब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट या 0/0, ध्यान से समझ लेना, कब लगा रहे हैं, जब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट या 0/0। अब जब मैं 0+ के लिए चेक कर रहा हूं तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ रहा है, जब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ रहा है तो लॉपिटल लगाना सही है, लॉपिटल लगाओगे आंसर निकालोगे सही आएगा और ये आ गया। लेकिन ये कब आया था, जब ये 0+ के लिए था, क्योंकि 0- पे चेक कर रहे हो तो 0- वो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है, 0/0 आ ही नहीं रहा, 0- पे क्या आ रहा है, सीधे -1 आ रहा है और सीधे -1 आ गया तो आंसर वही आ गया, फिर लॉपिटल लगाने की जरूरत थोड़ी है। तो इसके अंदर ये जो रिजल्ट अपने पास जा रहा है, ये रिजल्ट अपने पास जा रहा है RHL का। और अगर मैं LHL की बात करता हूं यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस की बात करता हूं तो e⁻1/x -1/e⁻1 का आंसर -1 आ जाएगा। बात समझ आ गया? तो LHL RHL दोनों अलग अलग है, अलग अलग है तो ये अपने पास टाइप 2 का डिसकंटिन्यूटी आएगा, दोनों फाइनाइट है तो ये फाइनाइट टाइप 2 डिसकंटिन्यूटी अपने पास निकल के आएगा। कोई कंफ्यूजन अभी इसके अंदर, हाँ या ना भाई? क्लियर बात समझ आ रहा है? ठीक बात। एग्जाम में अपने पास अगर आएगा सवाल तो कैसे चेक करेंगे, वो यही पॉसिबिलिटी है, A+ A- वाला चेक करा तो पता चल गया और वो स्पेशल फंक्शन दिख रहा है तो हमने उस पर ट्राई कर लिया, तो क्लैरिटी आ गया कि कैसे काम करेगा। उसके हिसाब से LHL RHL का वैल्यू और उसके हिसाब से फंक्शन कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस और उसी के हिसाब से टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। खत्म बात। चलिए दूसरा सवाल क्या जा रहा है, बना किसी का? ठीक बात है, इसका तो बनाए ग्राफ, इसको तो ग्राफ से भी बना देते सीधे। x का वैल्यू -1 से छोटे की बात हो रही है, 1 से बड़े की बात हो रही है, तो x का वैल्यू जब -1 से छोटा या बराबर जा रहा है तो आंसर आ रहा है -1। तो -1 मतलब यहां पर कहीं आएगा -1 और x का वैल्यू इससे या इससे छोटे होने पर ग्राफ ऐसा जाएगा। ठीक बात। x का वैल्यू जब 1 से -1 के बीच में जा रहा है तो इसका आंसर आ रहा है दोनों ओपन ब्रैकेट में, तो आंसर आ रहा है mod x। mod x का आंसर आप देखोगे mod x का ग्राफ तो पता चलेगा 1 से -1 पे ग्राफ ऐसा बनेगा। अब बच गया अपने पास x का वैल्यू जो 1 या 1 से बड़ा है तो ग्राफ आएगा x+1। y इज इक्वल टू x+1 का ग्राफ बनाना चाहे बना सकते हैं, y इज इक्वल टू x+1 का ग्राफ बनाना है तो बनाए। x का वैल्यू 1 रखा तो यहाँ पे कितना आ गया, x का वैल्यू 1 रखने पर ये कितना आ गया 2, तो यहाँ पर कहीं 2 आया होगा और ये ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ। अब आप x की वैल्यू 2 रख के देख लो तो ये आएगा 3, तो ये ग्राफ जो जाएगा ये ऐसे आगे चला जाएगा, तो ये फाइनल ग्राफ बन रहा है। ये फाइनल ग्राफ बन रहा है तो बस ग्राफ देखते अपने को इसकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी पता चलेगी। ग्राफ कहाँ कहाँ पे टूट रहा है, -1 पर और 1 पर। अच्छा यहाँ पर कौन सा टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल टाइप 1। तो भाई लिमिट तो एग्जिस्ट, अच्छा सॉरी हाँ भाई टाइप 2 लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन क्या जा रहा है, दोनों का वैल्यू फाइनाइट है लेकिन अलग अलग है, तो टाइप 2 का डिसकंटिन्यूटी और टाइप 2 में भी कौन सा आ गया, फाइनाइट। सिमिलरली यहां पर चेक करें तो सेम चीज जा रहा है। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? ठीक है, तो ये टाइप 2 का डिसकंटिन्यूटी अपने पास आ रहा है, ग्राफ देख के समझ आ रहा है। कंटिन्यूटी के क्वेश्चन मॉड्यूल में कम है, क्वेश्चन बैंक से लगा लेना आप इसका सवाल। कंटिन्यूटी खत्म हो गया है ना, इसमें कुछ भी नहीं बचा है।